हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। द जीएस फाउंडर में आपका स्वागत है। आज यहाँ हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट के सिलेबस का शॉर्ट ओवरव्यू लेके आए हैं। ये आपके वनडे एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, लोअर के लिए, जो हमारा यूपी वाला एग्जाम होता है उसके लिए, इवन हमारे स्कूल के स्टूडेंट जो हैं 11th-12th के जिन पे इकोनॉमी सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये कक्षा समान रूप से सबके लिए लाभदायक है। सिलेबस का ओवरव्यू बहुत जरूरी है। हमारे पास एक रोड मैप आ जाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें चीजें लिंकेज में कैसे तैयार करनी है। इस तरह तैयारी करने से हमें हमेशा चीजें याद रहती हैं, हम उसको एग्जाम में अप्लाइड सेंस में यूज कर सकते हैं। कई बार सिलेबस से ही हमने समझा होता है तो हमारा एमसीक्यू सीधा सॉल्व हो जाता है, वो जब एग्जाम देते हैं तब हमें समझ में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सिलेबस में यही जानना है कि अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, इसकी संकल्पना जाननी है। अर्थशास्त्र जो होता है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है, ये एक टाइप का सिद्धांत है। ठीक है, जिसमें आर्थिक नियम कानून होते हैं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। अब वो दो स्तरों पे होता है, तो वो स्तर है व्यष्टि स्तर और समष्टि स्तर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि स्तर पे हम किसी एक इकाई, छोटे लेवल पे, जैसे किसान है, कोई व्यापारी है, उनकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हो गया। समष्टि स्तर मैक्रो लेवल पे पूरे देश की, राष्ट्र की, प्रदेश की, राज्य की, जैसे राजकोषीय नीति है, टैक्स सिस्टम है, ये जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है वो हम समष्टि स्तर पे हम समझते हैं। तो अर्थशास्त्र जो होता है वो व्यष्टि स्तर पे होता है और समष्टि अर्थशास्त्र होता है। इसकी संकल्पना जानेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से हैं। देखो, अर्थशास्त्र अलग चीज है, अर्थव्यवस्था वर्ड आते ही इसके साथ किसी देश का नाम, किसी प्रदेश का नाम, राज्य का नाम जुड़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ये शब्द अपने आप में अकेला नहीं है, इन दोनों में अंतर है, वो जानेंगे हम। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसके अंदर इसके कौन कौन से क्षेत्र या सेक्टर है। ठीक है, इसमें हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीन सेक्टर पढ़ेंगे। जो ये कृषि क्षेत्र से रिलेटेड होता है, ये विनिर्माण क्षेत्र से रिलेटेड होता है और ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होता है। तीन सेक्टर के बारे में जानेंगे। अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की अलग अलग, इसके बारे में जानेंगे। इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये जानने के बाद हम इसका विकास के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, किसी देश के साथ संबंध के आधार पे अर्थव्यवस्था किस तरह की होती है, विकसित है, विकासशील है, कृषि है या औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, मुक्त है या बंद अर्थव्यवस्था है, ये हम टर्म्स जानेंगे। पहले चैप्टर में हम बेसिक टर्म्स जानेंगे क्योंकि ये वर्ड हमारे बोलते समय यूज होते हैं। एक इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी के लिए ये वर्ड्स यूज होंगे बार बार। तो इसमें हम संकल्पना जानते हैं पूरे अर्थशास्त्र की और अर्थव्यवस्था की। बेसिक्स फैक्ट, कुछ बेसिक फैक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ, तो हम कुछ फैक्ट जान लेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक में हमें यही जानना है, बेसिक बातें। सेकेंड टॉपिक हमारा आया राष्ट्रीय आय। अब हमारा मेन मोटिव तो यही होता है ना, देश का, हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के अंदर हमने कितना कमाया, इनकम क्या होती है, हमने कितना कमाया, और इसके अंदर हम जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ये संकल्पना जानेंगे। जीडीपी में हमने कितना उत्पादन किया और वो देश के अंदर कितना किया, जीएनपी में देश विदेश में दोनों में कितना उत्पादन किया। जब हम ये उत्पादन कर देते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय बनती है। देखो, मैं लिंकेज बता रही हूँ कि कैसे लिंकेज से हमें चीजें याद रहती है। तो हमारी राष्ट्रीय आय बनती है, ठीक है, और एक व्यक्ति के स्तर पे हमारी प्रति व्यक्ति आय बनती है। तो हमें ये तीनों जानने हैं। ठीक है, अब हमारी आय हो गई है। आय होने के बाद अब क्या हमारी आर्थिक समृद्धि या हमारा विकास हुआ है। तो ये संकल्पना है जाननी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। मेरी इनकम आज 10,000 रुपए है, ठीक है, अगले महीने मेरी हो गई 12,000, 2,000 की मेरी समृद्धि हुई, तो क्या मेरा विकास भी हुआ। तो ये संकल्पना जो है ये दोनों अलग अलग है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो अलग चीजें हैं। मैंने वो 2,000 रुपए अपनी पढ़ाई में, अपनी हेल्थ में नहीं खर्च किए तो मेरा विकास नहीं हुआ। इसलिए समृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को समझना है।
तीसरी बात, अब ये होने के बाद अलग अलग संस्थाएं या देश कुछ इंडेक्स निकालते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, कुछ 4-5 इंडेक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। इन इंडेक्स के बारे में हम जानेंगे कि हमारी रैंकिंग इसमें कहाँ पे है और ये किस संस्था ने निकाला है, क्योंकि हमारे एमसीक्यू से सीधा क्वेश्चन बनते हैं कि ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट कौन निकालता है। ठीक है। थर्ड टॉपिक जो है हमारा है आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे कि इसका इतिहास क्या था। जैसे एम विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले आर्थिक नियोजन करने की संकल्पना रखी थी कि हम प्लानिंग करते हैं कि हमें रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। हर देश के अपने कुछ रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। उन रिसोर्सेज को हम ऐसे प्रबंधन उसका करें हम कि जिससे हमें इष्टतम स्तर पे संतुष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है, वो जानेंगे। उसके बाद हमारा इसमें 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना है। 12 पंचवर्षीय योजना अब तक बनी थी, 12 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं अब खत्म कर दी, अब नहीं बनाई जाती। योजना आयोग के द्वारा एक काम होता था, इसे खत्म कर दिया है। अब है नीति आयोग हमारा, जो प्रेजेंट में नीति आयोग बनाया गया है, मतलब प्रेजेंट में नहीं, जो हमारा नीति आयोग है वो अब ये योजना आयोग वाला कार्य करता है। ये थिंक टैंक की तरह काम करता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके नीतियां बनाने के लिए एक मंच पे एक दूसरे से संवाद करते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमें नीति आयोग की संरचना जाननी है। बेसिकली इस संरचना से हमारा सीधा क्वेश्चन आता है। 4 टॉपिक हमारा हमने प्लानिंग कर ली है। प्लानिंग करने के बाद हमारे पास चुनौतियां क्या है जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हम करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हमारी गरीबी और बेरोजगारी। भारत की सबसे बड़ी जो हमारी चुनौती है वो गरीबी बेरोजगारी है। गरीबी बेरोजगारी के अंदर हमें सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, ये इसके जो प्रकार हैं अलग अलग तरीके के, परम गरीबी, ये इनके बारे में जानना है। गरीबी की आकलन की विधियां, मतलब इसकी गणना कैसे करें कि कौन गरीब है और कौन अमीर है और कौन मिडिल क्लास है और कौन अपर क्लास है, ये सारी चीजें आकलन की विधियां जो होती हैं उसको जानना है। इसके लिए विभिन्न समितियां बैठी थी, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ठीक है, रथ डांडेकर, इन लोगों ने अलग अलग बताया था कि कोई कितना उपभोग करे, कोई कितनी आय कमाए, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इतना गरीब है और ये इतना गरीब है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इसके अंदर पढ़ना है गरीबी वाले टॉपिक में। फिर गरीबी का दुष्चक्र, हम गरीबी में कैसे फंस जाते हैं। और 2 हमारे वक्र हैं यहाँ पे, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, असमानता, आय के बारे में, गरीबी के बारे में ये वक्र हमें बताते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में कि इसमें से कौन सा वक्र इस कथन को संतुष्ट करता है, गिनी गुणांक या लॉरेंज वक्र, ये इस टाइप से। ठीक है, तो गरीबी में ये है। अब अगला हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी के प्रकार जान लेंगे, पूर्ण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी। इस तरह के जो अलग अलग टाइप्स हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। जैसे उदाहरण के लिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी पर्सन ने कोई काम किया, उससे कुछ उत्पादन नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र में 5 लोग लगे हुए हैं जो काम 4 लोग भी कर सकते थे, तो 5वां व्यक्ति जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगार है। इस तरह की संकल्पना हमें समझनी है। ठीक है, फिर है हमारी कार्यशील जनसंख्या और गैर कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या हमारी कौन सी, जो 15 साल तक के बच्चे हैं वो कार्यशील जनसंख्या में नहीं आते। ठीक है, 15 से ऊपर वाले जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या। तो कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते, तो इनको कैसे काम करने के लिए मनाए कि भाई तुम काम करो और जीडीपी में अपनी भी कुछ, राष्ट्रीय आय में अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन दो। तो हमें समाधान देखना है बेरोजगारी का क्या है। समाधान देखने के लिए गरीबी और बेरोजगारी। छठा टॉपिक हमारा आ जाता है पूंजी निर्माण। हमें कैपिटल फॉर्मेशन करनी होगी, पूंजी का निर्माण करना होगा। तब पूंजी का निर्माण कैसे होगा, इसमें हमें बचत और निवेश, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, 2 संकल्पनाएं पढ़नी है। हम जब सेविंग करते हैं या हम निवेश करते हैं, उसके बाद गरीबी और बेरोजगारी नीचे आने लगती है। और इसके अंदर एक टॉपिक है, टॉपिक क्या, एक कॉन्सेप्ट है ICOR, इंक्रीमेंटल क्रेडिट आउटपुट रेशियो। हमें ये जानना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे वर्ड इंग्लिश में बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या है, इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे इंग्लिश टर्म्स जो है, हमारी सरकार भी इंग्लिश टर्म, हिंदी वाले में, बजट में, सब में यही टर्म्स यूज करती है। तो हमें कुछ टर्म्स इंग्लिश में जाननी होंगी। न्यूज़पेपर पढ़ते समय भी हमको आसानी होती है।
तो हमारे ये कुल मिला के 6 टॉपिक, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, गरीबी, बेरोजगारी और पूंजी निर्माण, इसमें हमें ये सब चीजें, ये हमारे टॉपिक पढ़ने हैं। 7 टॉपिक है हमारा मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। देखिए 5th और 6th टॉपिक में गरीबी और बेरोजगारी हमें जानना है, उसे पढ़ना है। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज में एक मुश्किल और एक बहुत बड़ी चुनौती है ही। उस पे भी सबसे ज्यादा मार किस चीज की पड़ती है? महंगाई की, इन्फ्लेशन की। तो अगला टॉपिक हमारा मुद्रास्फीति ही है। मुद्रास्फीति में हमें जानना है इसके कारण। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, मांग जनित कारक और आपूर्ति जनित कारक। आपूर्ति जनित को हमारा लागत जनित भी कहते हैं, यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है और कैसे घटती है, उसको कंट्रोल कैसे करें। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाना या उनमें कमी हो जाना, उसके हिसाब से कैसे महंगाई घटती बढ़ती है। ठीक है, और कुछ अवधारणाएं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन टर्मिनोलॉजी को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अपस्फीति क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, अपस्फीति क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या है, डबल डिप यानी दोहरी मंदी क्या है। तो ये अवधारणाएं हमें समझनी है। उसके बाद एक फिलिप कर्व हमें जानना है, और हमें मुद्रास्फीति की गणना कैसे करनी है। ठीक है, इसकी गणना के लिए हमारे 2, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स होते हैं। इन इंडेक्स को समझना है, इसके अंदर कौन कौन सी सर्विस ऑफ गुड्स, कौन सी वस्तुएं इसमें शामिल है, ये हमें जानना है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से अधिकतर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी वस्तुएं डब्ल्यूपीआई के अंदर आती है, सीपीआई के अंदर आती है। उसके बाद हमें जानना है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। देखिए ये टॉपिक जो है मुद्रास्फीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर जितनी भी अवधारणाएं हैं, ये है मांग जनित कारक है, इसकी अवधारणाएं हैं, फिलिप कर्व है और गणना है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। इनसे इतने एमसीक्यू बनते हैं। इन जो आप देख रहे हैं इन टॉपिक्स में से, इन अवधारणाओं में से हर किसी में से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे किसी में से भी आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 3 वर्ग, जैसे खनन क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या भाग है, कितना भारांश है। उसके बाद हमारी कोर इंडस्ट्रीज यानी कोर उद्योग, ये हमारे 8 है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज जो है, कौन सा पॉइंट जो है हमारे कोर उद्योगों में है या नहीं है। ठीक है, फिर मुद्रास्फीति का प्रभाव जानना है हमारे को कि इससे किसानों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक ऋणदाता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और एक उपभोक्ता पे, एक बेचने वाले पे, व्यापारी पे, हर किसी पे महंगाई का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव हमें देखना है। अब इसके नियंत्रण के उपाय, अब जब हम नियंत्रण के उपाय की बात करते हैं तो हमारा अगला टॉपिक इससे जुड़ जाता है, हमारी मौद्रिक पॉलिसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। अब हमें फाइनेंशियल सिस्टम देखना है। फाइनेंशियल सिस्टम, वित्त व्यवस्था के अंदर 2 बाजार है हमारे, 2 मार्केट्स हैं। पहली है मुद्रा बाजार, दूसरी है पूंजी बाजार। जब भी मुद्रा बाजार की बात आती है तो सोच लो कि ये आरबीआई की मौद्रिक नीति से रिलेटेड है। ठीक है, मुद्रा बाजार जो है, मौद्रिक नीति जो है, ये हमारा आरबीआई से रिलेटेड है, जो कि एक संगठित बाजार है। पूंजी बाजार जो है, कैपिटल मार्केट है, वो संगठित नहीं है, उसमें सेबी कंट्रोल करता है। ठीक है, उसमें सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह, ये सब इनकी बात हम करेंगे, वो अलग टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले वित्तीय व्यवस्था में, फाइनेंशियल सिस्टम में, तो पहले हमें यही जानना है कि तरलता यानी लिक्विडिटी होती क्या है। जैसे मुद्रा का प्रवाह करने की क्षमता जो होती है वही लिक्विडिटी होती है, तो हमें लिक्विडिटी जाननी है। इस लिक्विडिटी को ही कंट्रोल करना मार्केट के अंदर, ठीक है, समाज के अंदर, अर्थव्यवस्था में से कंट्रोल करना, इसे बढ़ाना या इसका प्रवाह करना, ये काम कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हमें संरचना और इसके कार्य, फंक्शन कि आरबीआई क्या करता है। जैसे कार्यों में हम बात करते हैं, आरबीआई बैंक, सभी बैंकों का खुद बैंकर है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आरबीआई क्या सभी बैंकों का बैंकर है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। इसकी संरचना के अंदर, इसके बोर्ड के अंदर कितने मेंबर हैं, क्या इसका पैनल है, उससे क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ठीक है, आरबीआई बनाता है अब मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है कि तरलता का प्रवाह मार्केट में
कितना किया जाए कितना नहीं करा जाए, जिससे कि महंगाई जो है कंट्रोल रहे और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है सुचारू रूप से चले, वित्त व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो इसके कुछ टूल्स हैं, ठीक है। इन टूल्स के अंदर हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR और ये SRR, ये हम पढ़ते हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन टूल्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब मौद्रिक नीति में कुछ गड़बड़ भी है, ठीक है, सारी चीजें तो एकदम सही नहीं बनती हैं। तो सुधार हेतु एक MPC का गठन किया गया, ठीक है। MPC के गठन से और संरचना से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसमें कितने मेंबर हैं और इसका काम क्या है, ये कैसे कंट्रोल करता है महंगाई को, लिक्विडिटी को, कैसे इसकी नीतियां बनती हैं, ये सब हमें जानना है। अब कुछ टर्म्स आ गई। टर्म्स देखो, हर जितने भी टॉपिक है उसमें सब में कुछ टर्म्स हैं, वो हमें जाननी होती है। हमारे MCQ में सीधा क्वेश्चन बनता है कि इस टर्म का मतलब क्या है। जैसे PSL है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये किससे रिलेटेड है। MCLR है, बेस रेट है, कॉल मनी है। कॉल मनी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें इन टर्म्स को जानना है। अब हमने ये सब जान लिया। ये जानने के बाद हमारा अगला 9 टॉपिक है बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग में कुछ बैंक्स के बारे में हमें जानना है। सीधा बैंक से क्वेश्चन आता है, जैसे स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक, ये 2 बैंक इतने इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम, ये एक तरीके से एग्जाम में हॉट टॉपिक बन चुका है, बार बार पूछा जाता है। इसमें हमें अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित, वाणिज्यिक यानी कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सहकारी बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नाबार्ड, ये हमें मेन इंपॉर्टेंट बैंक्स हमें पढ़ने हैं। अब बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है, NPA की सबसे ज्यादा समस्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। इनकी श्रेणियां जाननी है। श्रेणियों में देखना है कि कौन सी ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अब बैड लोन हो चुकी है और अब NPA हो चुकी है। तो इसमें कुछ वर्गीकरण किए गए हैं कि 90 दिन से पहले जो है वो बैड लोन है या नहीं है, और उसके बाद है या नहीं है। इसके कुछ कारण है NPA के, कि भाई क्यों NPA हमारा इकट्ठा हो जाता है, क्यों उद्योग क्षेत्रों की गड़बड़ी है, या कृषि क्षेत्र में ऐसा है कि किसान फंस जाता है और अपना लोन वापस नहीं कर पाता है। इसके कुछ उपाय सरकार ने सोचे हैं। इन उपाय के अंदर कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं, एक सारफेसी एक्ट है, एक इंद्रधनुष योजना है, एक सशक्त प्रोजेक्ट है। ये कुछ उपाय हैं। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष योजना जो है किससे रिलेटेड है, तो ये एक तो इसमें टीकाकरण से रिलेटेड है और एक NPA के सुधार से रिलेटेड भी है, तो हमें देख के इसमें टिक करना होता है। सशक्त प्रोजेक्ट है तो डायरेक्ट इनसे भी क्वेश्चन आता है हमारा। अब इसमें कुछ टर्म्स है बैंकिंग के अंदर, जैसे CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, राइट ऑफ एसेट्स और प्रोविजनिंग। हमें इन्हें जानना है, इन टर्म्स को जानना है। तो हमारे ये 7, 8, 9 टॉपिक, इन टॉपिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब 10th टॉपिक हमारा है कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जो है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर था जिसे RBI कंट्रोल करता है। पूंजी बाजार हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसे सेबी इसका कंट्रोलर है, ठीक है। इसके अंदर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, 2 बाजार हैं। नई प्रतिभूतियों का जो बाजार है वो है इसके अंदर हमें IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर पढ़ना है। इसमें नई प्रतिभूतियां जारी होती है और इसमें पुरानी सेकेंडरी में। इसमें प्राइमरी सेक्टर जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर हमें शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट में बुल एंड बियर का कॉन्सेप्ट, स्टैग, ये सारे टर्म्स हमें जानने हैं। पूंजी बाजार जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इनके टर्म से पूछ लिया जाता है कि बुल का मतलब क्या है, बियर का शेयर मार्केट में उतार आ रहा है, चढ़ाव आ रहा है, ये सब पूछ लेते हैं। बाकी इनिशियल पब्लिक ऑफर पूछ लेते हैं, तो कुछ इसका बेसिक्स थोड़ा बहुत हम जान लेंगे। और सेबी इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे सेबी से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक है, ठीक है। इसके कार्य, इसकी संरचना, मोटी बात यह है कि ये एक नियामक है, मतलब कंट्रोलर है पूंजी बाजार का, सेबी जो है। 10th टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। इसके बाद 11th टॉपिक राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, सरकार से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था ना
जब राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो ये सरकार से रिलेटेड है, और जब मौद्रिक नीति की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो उसको आरबीआई देखता है। इसके अंदर क्या है, इसमें हमें पहले सरकार के दो अकाउंट पढ़ने हैं, संचित लोक लेखा और आकस्मिक निधि। एक आकस्मिक निधि भी है। इसके अंदर क्या क्या आता है, संचित में, लोक लेखा में, और इसको किस तरह से इसको विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सरकार किसे निकाल सकती है, किसे नहीं निकाल सकती है, ये सब चीजें इसके अंदर, इनके अलग अलग अकाउंट है। और उसके बाद हमें पढ़ने हैं सरकार के खर्चे, मतलब एक्सपेंडिचर, इनकी प्राप्तियां, कितना टैक्स मिलता है, कितना उनको पथकर मिलता है, टोल टैक्स कितने मिलते हैं, इस टाइप के सारे टैक्स जो होते हैं कितने उनसे इनको प्राप्तियां होती हैं, कितने खर्चे होते हैं। और ये सब प्राप्तियों खर्चों का जो जोड़ होता है उससे हमें घाटा होता है या फायदा होता है, तो हमें घाटे जो है उसको पढ़ना है, मतलब डेफिसिट जो है उसकी अवधारणा को पढ़ना है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन सीधा आता है, कुछ पूछ लेते हैं तो उसमें पूछते हैं कि राजकोषीय घाटा हो रहा है या राजस्व घाटा है, सरकार का कौन सा घाटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। टैक्स सिस्टम समझना है, टैक्स के कितने प्रकार हैं, जैसे अप्रत्यक्ष कर है और प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर जो ये हमारा जीएसटी है, ये हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये जो प्रत्यक्ष कर है हमारा इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। टैक्सेस समझने हैं। इधर अब फिर एक कर रहता है लाफर वर्ग, ठीक है, इसको समझना है। अब केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा, टैक्स किस तरह से बांटा जाएगा, ये काम होता है वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन की हमें संरचना समझनी है और किस तरह से करों का बंटवारा करता है ये समझना है। फाइनेंस कमीशन से हमारा बहुत क्वेश्चन आता है, ये ओवरऑल टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसको पढ़ने के बाद अब हमारा सारा हमने पढ़ लिया है इंडिया से रिलेटेड। अब वैदेशिक क्षेत्र में, फॉरेन सेक्टर में हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट ये पढ़ना है, भुगतान संतुलन खाता। इसके दो खाते होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसी में ही संकल्पना आ जाएगी आपकी एफडीआई की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए हमने क्या आयात किया, क्या निर्यात किया, उसमें हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये हम जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के जरिए। इसके दो अकाउंट को समझना है, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स है हमारी, अवमूल्यन है, अधिमूल्यन है, यानी कि रुपया गिर रहा है, रुपया स्ट्रांग हो रहा है। कहते हैं ना कि अब डॉलर 70 रुपए का हो गया है, अब 75 का हो गया, हमारी मुद्रा जो है कमजोर हो रही है, तो उससे रिलेटेड ये टर्म्स है, ये हमें जाननी है। इसको जानने के बाद हमें जानना है विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसकी संकल्पना समझनी है। इसे समझने के बाद एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, कुछ करेंसीज होती हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मान्य होती है, उसमें ये 5 करेंसियां, इसमें हमें जानने की कौन कौन सी आती है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट समझना है। उसके बाद मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता, फुल्ली कन्वर्टिबल करेंसी, हमारी जो मुद्रा है वो पूर्ण परिवर्तनीय है इन अकाउंट्स के प्रति, हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये समझने के बाद फॉरेन सेक्टर में अब कुछ आते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ संगठन भी होते हैं, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे जो संगठन है, जैसे W2 है, IMF है, विश्व बैंक है, ये संगठन भी जो होते हैं पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। WTO जो होता है वो व्यापार से संबंधित हर पूरे विश्व के अंदर देशों के लिए क्या क्या नियम कानून बनते हैं वो बनाता है। IMF देशों को उधार देता है, ऐसी विश्व बैंक का भी यही काम है। तो WTO, IMF, विश्व बैंक, कुछ आर्थिक संगठन जैसे आसियान, ब्रिक्स, बीमस्टेक, RCEP, सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, शंघाई सहयोग संगठन, ये जितने भी हमारे आर्थिक संगठन हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें हमें क्या पढ़ना होता है कि इनका गठन कब किया गया, ईयर, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं या इनमें से को इसमें भारत शामिल नहीं है, इनके मुख्यालय कहाँ है और इनका काम क्या है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें एंड में जानने हैं, ठीक है। तो ये था इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस का एक ओवरव्यू। बट लास्ट नॉट लीस्ट, देखिए जो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो जीएस का पोर्शन होता है उसके जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी सबकी अलग अलग वेटेज होती है। हमें किसी भी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं बनना होता, और इकोनॉमी तो हमारा इस तरह का सब्जेक्ट है कि इसके बेसिक्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए डीप स्टडी नहीं करनी होती।
इसलिए जो ये लिस्ट मैंने आपको टॉपिक्स की दी है, इससे आपके क्वेश्चन 50-60% तक आपके क्वेश्चन जो है इससे बन जाएंगे आराम से। कुछ टॉपिक अगर आपके छूट भी जाते हैं तो उसको हम आगे की वीडियोस में ले आएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमें ये टॉपिक समझना है। बाकी इस सीरीज को पढ़ने के बाद आप भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी जानकारी एक वेल नोन तरीके से, अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप स्कूल स्टूडेंट हैं या आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, तो आप इसको जानने के बाद एक वेल नोन पर्सन कहलाएंगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो कीप लर्निंग। थैंक यू।